हाँ बच्चों, कैसे हैं बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति तक दे चुका हूँ और उसे भाग 7 के नाम से डाला था। ये हम लोगों का पार्ट 8 रहेगा 8, और इसमें हमें पढ़ना है गतिशीलता। गतिशीलता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बाद लिखेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, ये सब गतिशीलता। अब क्या करें कि हम किसी चालक को, हमारे घर में कापर की तार है, कापर की तार, इस कापर की तार को मैंने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया हूँ, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, प्लस से माइनस से ऐसे करके जोड़ दिया। अब क्या होता है कि जो ये सिरा है प्लस और ये सिरा माइनस का हो जाएगा। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें माइनस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों में माइनस का चार्ज होता है, अतः वो माइनस माइनस प्रतिकर्षण करेंगे, प्लस 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 इधर जो है ये आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करने लगते हैं, वो भी अनुगमन वेग से गति करते हैं। और अगर ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है कुछ ऐसे। अगर ये वैद्युत क्षेत्र ना होता, मतलब इसका एक सिरा प्लस का और दूसरा सिरा माइनस का ना होता, इसका एक सिरा प्लस का दूसरा सिरा माइनस का ना होता, तो बच्चों मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें वेग से अनियमित रूप से गति करते रहते, कोई इधर जाता, कोई इधर जाता, कोई इधर जाता, ऐसे करके अनियमित रूप से गति करते रहते ऐसे करके। और इनका जो औसत उसमें वेग होता है वो शून्य होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति जहाँ हम लोगों ने करा था, ये फंडा यूज करा था, या औसत उसमें वेग शून्य होता है। चलिए ठीक, यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर यानी माइनस से प्लस की ओर यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत गति करने लगे। इसका मतलब हम लोग एक बात करें कि ये गति क्यों करने लगे। अभी तो ऐसे गति कर रहे थे, अब इधर ऐसे गति करने लगे, मतलब कहीं ना कहीं ये सहायक है वैद्युत क्षेत्र, यानी इनको जो गति करने के लिए जो एक बल प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र कर रहा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण जो ये गति कर रहे हैं इनका क्या अनुपात है, इस क्षेत्र के कारण ये गति करे तो गति का ये क्या प्रभाव है, वैद्युत क्षेत्र इस पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, ये बताएगी गतिशीलता। गतिशीलता का बेसिक अर्थ ये है कि वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने में जो आवेश वाहक हैं वो गति करने लगे, उनका ये गति कितनी है, ये गति वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसे बदल रही है, ये बताती है गतिशीलता। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू, इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू बराबर लिखा करते हैं VD/E। अब यहाँ से डिफिनीशन आप बना सकते हो। यदि E को मैं मान लूँ एकांक, एक मान लूँ, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र, इसको एक मान लिया जाए। अगर एक है तो ये कितना है, अगर एक के साथ हमें पता चल गया तो फिर जितना वैद्युत क्षेत्र होगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहक, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आवेशवाहक कितना अनुगमन वेग प्राप्त कर लेता है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशवाहक जितना भी अनुगमन वेग प्राप्त कर लेता है उसी अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालें गतिशीलता और इसमें परिभाषा पहले लिखें। लिखिए पहले आप ये बेसिक चीज़ लिख लीजिए कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें उपस्थित आवेशवाहक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं, तो इसमें उपस्थित आवेशवाहक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं। इस प्रकार कामा इन्वर्टेड कामा बेटा लिख लीजिएगा, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेशवाहकों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग ही
गतिशीलता कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। लिख लिया बच्चों, इन्वर्ट कॉमा बंद। यानी हमने लिखा एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग है उसी को हम लोग गतिशीलता कहते हैं। लिखा बच्चों? चलिए ठीक, बहुत अच्छे बच्चों, गतिशीलता की डेफिनेशन हो गई। अर्थात करके सूत्र लिखें, लिखते जाओ बेटा। अर्थात म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, अर्थात म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ठीक है, बीमा राशि मात्रक देखें, बीमा राशि मात्रक, बीमा निकालें, सूत्र लिख लिया बेटा, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, बीमा, इसकी बीमा निकालो बेटा। बीमा अगर निकाली जाए तो वी डी मतलब वेग है, वेग की बीमा होती है LT-1 मतलब मीटर पर सेकेंड। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर सूत्र होता है एफ अपान क्यू। एफ की बीमा होती है ML-2 और क्यू की होती है AT। तो यहाँ से अगर हम लोग ई की बीमा निकाल लें तो ML-T-3A-1 होती है, ये ई की बीमा उठा के यहाँ रखो तो हो जाती है ML-T-3A-1। यल से यल काट दो, यम ऊपर ले जाओ तो M-1, ये टी ऊपर ले जाओ तो टी माइनस का है, -3 ऊपर जाता है प्लस का 3, कुल मिला के टी प्लस के 2 बचते ए। ये गतिशीलता की बीमा है, निकालो बेटा। ऐसे करके मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकाली थी, उठा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा, वेग की बीमा LT-1 गुणा भाग करा, उत्तर रहा। चलिए ठीक है, बीमा राशि, राशि इसमें मतलब बताना होता है सदिश की अदिश, तो अदिश राशि है बेटा, ये अदिश राशि है। ठीक है बेटा, प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होती है सदैव धनात्मक राशि लिख लें, धनात्मक राशि। जैसे आप लोग प्रतिरोध में पढ़े थे, प्रतिरोध में क्या पढ़े थे, प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव प्रतिरोध धनात्मक रहेगा। ऐसे ही जो गतिशीलता रहती है सदैव धनात्मक रहेगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो प्रकृति में लिख लीजिएगा धनात्मक, लिख लिया बेटा। हाँ बच्चों, आपने लिख लिया राशि प्रकृति, बीमा राशि और प्रकृति लिख लिया। मात्रक लिख लो बेटा, मात्रक। तो मात्रक बच्चों इसमें हम लोग लिख सकते हैं, मात्रक यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और इधर पे देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सूत्र करता है F अपान Q, यानी न्यूटन बटे कूलाम। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकेंड। एक मात्रक आपका ये होगा। चलिए ठीक है, एक मात्रक आप यहाँ से भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर एम्पियर बटे, ये माइनस की घात है तो बटे में ले जाओ, यम मतलब मास होता है, मास का मात्रक किलोग्राम होता है, एक यम केस में इसको भी लिख सकते हो। एक और लिख सकते हो, एक और मात्रक लिख सकते हो, मात्रक यहाँ से लिख लें। क्या लिख लें? मात्रक यहाँ से अगर लिख लें तो ई वी बराबर सूत्र E इंटू डी होता है, यानी ई बराबर सूत्र हो जाएगा V अपान डी, यानी वोल्ट प्रति मीटर। ई की जगह लिखा जा सकता है, इधर पे लिखा जाता है मीटर बटे सेकेंड बटे, ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर मीटर ऊपर पहुंच गया तो लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड, एक मात्रक ये भी होता है। तो हमने बीमा लिख लिया, राशि लिख लिया, मात्रक लिख लिया। चलिए ठीक है, इसके कुछ अन्य सूत्र देखिए, जैसे आपने बीमा राशि मात्रक लिखे, ऐसे ही रहिए अगर अदर फार्मूला यानी अन्य सूत्र। चलिए ठीक, अच्छा देखिए इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनों के लिए बच्चों थोड़ी मेरी बात समझना, इलेक्ट्रॉनों के लिए देखा जाए तो म्यू बराबर बेसिक सूत्र क्या है, VD अपान ई, यानी अनुगमन वेग तथा बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब VD बराबर लिखा जा सकता है ए टाउ, ई लिख लो, इलेक्ट्रॉनों का शरांतिका।
ये कहाँ से मिला था? वी टी बराबर ए टाउ, वी टी बराबर ए टाउ, याद है? भूल गया? अनुगौन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति निकाले थे, औसत वेग निकाले थे। औसत वेग अनुगौन वेग के बराबर था, जिसमें से u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश un बटे n मतलब इस औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है, तो उसको हमने जीरो कर लिया था। उधर मिला था ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस डैश ए टाउ n बटे n। हमने देखा था यदि श्रांत का लगभग सबके बराबर हो तो ये हमने लिखा था बटे n से बटे n कट के ए टाउ आया था। चलो ठीक है, न देखे हो तो इसके पहले वाला वीडियो अनुगौन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति वहाँ मैंने करवाया था। तो चलिए ठीक है, फिलहाल मैंने वहीं से लिख लिया, अपान ही मैंने उसी तरह लिख लिया। थोड़ी बात समझते हैं ना, बढ़िया एक सूत्र और मिल जाएगा। अब आप बताइए ए बराबर क्या लिख लें? ए बराबर मैं इधर बताऊँ, यफ बराबर सूत्र यम इंटू ए होता है, तो ए बराबर क्या लिख लें? यफ अपान यम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और टाउ ई अपान ई मैं उसी तरह लिख दूँ जो इधर बचा है। अब यफ बराबर सूत्र क्या लिखा जा सकता है? यफ बराबर सूत्र होता है ई इंटू क्यू चूँकि इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है। तो मैं यफ की जगह लिख सकता हूँ ई इंटू टाउ ई इलेक्ट्रॉन से मतलब है बेस पे जो लगा है, अपान यम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपान ई। यहाँ ई से ई कट गया तो एक सूत्र आ गया टाउ बराबर ई टाउ ई अपान यमी। ये इसका मूल सूत्र है। अच्छा, इसी तरह हम कोटरों के लिए लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए लिख लिया तो कोटरों के लिए लिख सकते हैं। कोटरों के लिए हम लोग एक वैल्यू लिख सकते हैं, म्यू बराबर ई टाउ कोटर। टाउ की जगह यहाँ कोटर यानी होल इंग्लिश में कहते हैं, यच लिख लिया जाए अपान यम यच यानी होल का द्रव्यमान, इधर श्रांत काल कोटर का रख लें। ये सूत्र बन सकता है। अब इन अन्य सूत्र में ये दोनों उतारे कैसे लिखे हैं, इधर पे सब लोग कुछ लिखा है, आप समझे। अब बेटा हमने बीमा लिखी, राशि लिखी, मात्रक लिखा और अन्य सूत्र लिखा। अब निर्भरता देखो, यानी किन को जो गतिशीलता है किन किन बातों पर निर्भर करती है और किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती, इसको भी हम लोग देख लें। यानी निर्भरता, चलिए ठीक, तो निर्भरता इधर एक जो बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूँ, यहाँ से ई कटा था, यानी जो गतिशीलता है वो डिपेंड नहीं करती, मतलब हम कह दें गतिशीलता निर्भर नहीं करती किस पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात है वो निर्भर नहीं करती, ध्यान देना, क्योंकि आपका जो सूत्र था बेसिक सूत्र वो था म्यू बराबर वी डी अपान ई। पूछ लिया करता है कि यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दूं तो क्या गतिशीलता घट जाएगी या बढ़ जाएगी? तो आपको कहना है कि गतिशीलता पर निर्भर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ ई से ई कटा था, मूल सूत्र इसका ये है। ठीक, इसी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मैं कह दूँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता बढ़ा रहा हूँ, बता गतिशीलता क्या होगी, तो कह देना गतिशीलता विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, न गतिशीलता घटेगी और ना ही बढ़ेगी। चलिए ठीक, दूसरी बात तो निर्भर किस में करती है? तो निर्भर करती है टाउ, ये देखिए मूल आवेश है, इसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है 9.1 × 10⁻31 kg बचा कर टाउ श्रांतिकाल। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो गतिशीलता वो डिपेंड करती है केवल और केवल श्रांतिकाल पर। गतिशीलता श्रांतिकाल पर निर्भर है। और साथ में एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉनों का अलग है और ये कोटर का अलग है। इसका मतलब एक बात हमें और समझ में आए कि जो गतिशीलता है वो निर्भर करती है आवेश वाहकों की प्रकृति पर। आवेश वाहकों की प्रकृति पर ये दो बातों पर निर्भर करती है।
इस पर निर्भर नहीं करती। तो इसको हम तीसरा पॉइंट लिख लें, 3 पॉइंट निर्भर करते हैं। क्या बच्चों तुम्हें बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ यार? एक दिशा में चलिए, बहुत अच्छी बच्चे भाई। चलिए ठीक, अब मैं यार तीसरी बात हम लोग और एक बात कर लें, तीसरी क्या चौथी बात एक और कर लें। अच्छा बताइए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, एक चालक है उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, या ऐसे समझें यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, नौसागर और हमने जल मिला के रख दिया है, और इसका मैं टेम्परेचर बता दूँ, इसको टेम्परेचर और बढ़ाता चला जाऊँ, इसमें जो आवेश वाहक होंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब उनको हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वेग का, वो अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के वर्गमूल के VRMS वैल्यू। कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाने से VRMS वैल्यू बढ़ेगी। कुल मिला के ये जो ये आवेश वाहक है बहुत तेज़ी से ऐसे गति करने लगते हैं। बात तो सही। अब अगर गति तेज़ी करने लगेंगे तो जो उनके बीच टकराव है उसमें जो लगा समय वो घट जाएगा। बोलो यार, नहीं घट जाएगा? अब जैसे मैं कह दूँ एक छोटे से पात्र में तीन चीज़ें छोड़ दी जाए और आपस में टक्कर हो सकती है, और धीरे धीरे गति करते तो धीरे टक्कर होगी, फिर कुछ देर बाद आराम से फिर टक्कर होगी, काफ़ी समय लगेगा। और बहुत तेज़ी से गति करें तो बन टकराएंगे। मतलब अगर वेग बढ़ा दिया जाए तो जो श्रांति काल है, श्रांति काल घट जाएगा। अगर श्रांति काल घट गया तो गतिशीलता भी घट जाती है। क्या आप लोगों के बात समझ में है? तो चौथे पॉइंट पे हम ऐसे लिखेंगे, यदि मैं टेम्परेचर T बढ़ा दूँ तो VRMS वैल्यू बढ़ जाती है, इस कारण श्रांति काल घट जाता है। अगर श्रांति काल घट गया तो गतिशीलता भी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दें, VRMS वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे श्रांति काल घट जाएगा, इससे टाउ घट जाएगा, म्यू घट जाएगा, यानी गतिशीलता घट जाती है। ऐसे करके ये 4 पॉइंट आपको लिख लेना है। हाँ बच्चों लिखें। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन देख लें। कंप्लीट कर लिया था ना वहाँ था? चलिए ठीक। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था जो है म्यू बराबर जो अभी मैंने बताया VD/E। फिर मैंने कहा कि जो गतिशीलता होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, उसके पहले जब मैं समझाया था कि अगर मैं ऐसे करके प्लस सिरा है माइनस सिरा है, मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दूं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर इनकी गति के लिए उत्तरदायी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बढ़ाएं तो ये भी बढ़ेगी उतनी तेज़ी से, ना एक दिन इसको 0 कर दें तो फिर औसत दिन का उसमें भी एक 0 होता है। मतलब इधर उधर करते हैं और गति करते रहते हैं, मतलब वेग हम लोग 0 मान सकते हैं। अब इसका मतलब E बढ़ाएं तो VD बढ़ा। अब अगर VD बढ़ा तो आप यहाँ हो, अगर इसको बढ़ाएं तो ये घटना चाहिए, और VD बढ़ा तो ये बढ़ना चाहिए। तो ना ये घटा ना बढ़ा, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा, जैसे देखो मैं लिख दूँ बेटा, अगर 2 लिखा है, ये आपका मान लो 2 लिखा है, फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने बढ़ा दिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता 3, तो ये भी बढ़ के 3 हो गई। फिर मैं इसको और बढ़ाया तो इसको कर दिया 4, तो ये भी बढ़ के 4 हो गई। आप देखिए सभी का उत्तर एक ही तो है। मतलब इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ेगा यार? ये तो अभी भी उत्तर है। इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, तो इसको उठा के मैंने 100 कर दिया बढ़ा के, तो ये भी बढ़ के 100 हो गया। उत्तर तो एक ही आ रहा है ना। तो गतिशीलता इस पर कहाँ डिपेंड करे? गतिशीलता डिपेंड करती है किस पर? श्रांति काल पर। जैसा ये अभी मैंने आपको समझाया बच्चों, बहुत बड़ी बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से ये बढ़ेगा। अब आपसे पूछूं कि जो अनुगमन वेग होता है निर्भर करता है, तो आप बताते हैं अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाए, ये सही है। लेकिन आप कहो कि गतिशीलता बढ़ जाती है, ये बात गलत है। चलिए ठीक, चलिए बच्चों, अब ये थोड़ी पढ़ते हैं क्वेश्चन। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दी है प्रति मीटर क्यूब का मतलब वो करता है एकांक आयतन में। इसी को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन दिया होगा, फिर कह रहा है इतने मीटर लंबे, मतलब आपको लंबाई दे दिया। चलिए ठीक,
वह इतने क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे के रखा है, लिखते जाएं क्या, n बराबर दिया है 8.5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, लंबाई दे दिया 0.2 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। गौर से देखना, मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर है तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि धारा का मान, मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा है जबकि तार 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा तो V बराबर 4 वोल्ट दे के रखा है। ठीक है, म्यू दे के रखा है, चलिए म्यू की जरूरत पड़ेगी, लिख लेंगे, यहाँ लिखा ही है। अब हमें I पूछा तो I बराबर हम सीधे सूत्र लगाएं NEAVD। अब हमें n पता है, E तो हमें ज़रूरत ही नहीं पता करने की, पहले से हमें पता होता है, A पता है, VD नहीं पता, तो VD बराबर सूत्र लगाया जाए तो VD बराबर सूत्र अभी आप लोगों ने पढ़ा, म्यू बराबर VD/E, म्यू बराबर VD/E। तो अगर आप गौर से देखें, तो म्यू बराबर सूत्र है VD/E, तो यहाँ से VD बराबर निकाल के हम रखें तो ये हो जाता म्यू इंटू ई, तो I बराबर लिखा जा सकता है NEA और म्यू इंटू ई। चलिए ठीक, म्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ रखें, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ई नहीं पता, यार ई के लिए V दे के रखा। चलिए ठीक है, फिर एक सूत्र लगा, V बराबर सूत्र E इंटू डी होता है, डी यहाँ तार की लंबाई L रख लीजिए, तो E बराबर V/L, तो I बराबर लिखा जा सकता है NEA म्यू ई की जगह V/L। अब देखिए, मुझे लगता है हर एक चीज़ हमें पता, यन यहाँ रखिए, ये खुद से रखिए, ई का मान 1.6 × 10⁻19, ए आपका ये दे के रखा है, म्यू आपका ये दे के रखा है, वी आपका 4 वोल्ट दे के रखा है, और यल 0.2 दे के रखा है, सब कुछ पता है। सवाल इसमें वैल्यू रख के सवाल हल करो, स्वयं बटा करो और कमेंट्स करके मुझे उत्तर भी बताना। ऐसे करके हम लोग क्या करें, आई का जो मान है गतिशीलता के पदों में भी ला सकते हैं। चलिए ठीक, आगे, अच्छा गतिशीलता बढ़ा दें तो धारा का मान बढ़ जाएगा। गतिशीलता क्या है, गति करना, बेसिक अर्थ समझे तो गति करना ही तो है। अब अगर ये गतिशीलता बढ़ जाए तो मतलब जो आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी प्रवाह अगर तेजी से होने लगे तो विद्युत धारा बढ़ जाए, इसलिए गतिशीलता बढ़ाने से विद्युत धारा की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। चलो बच्चों, एक सवाल भी हो गया, बीमा राशि मात्रा सब कुछ हो गया। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है आपकी ओमीय तथा अनोमीय परिपथ। तो हेडिंग डाल लें, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ। चलिए ठीक है, हेडिंग डाला बच्चों। हाँ बच्चों, ओमीय परिपथ पहले देखते हैं, पहले इसको देखते हैं ओमीय परिपथ। तो बात समझिएगा, ओम के नियम का जो पालन करें ऐसे परिपथ ओमीय परिपथ, यानी हम लिख लें ऐसे परिपथ जिनमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। लिख लो अच्छे बच्चों, डेफिनेशन लिखे पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़। जैसे कर लिया सभी धात्वीय परिपथ, सभी धात्वीय परिपथ। चलिए ठीक, आप देखिए
इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं, मतलब हम लोग क्या करें, नोट करके लिख लें। चलिए लिख गया बेटा, लिखो। अच्छे बच्चे कैसे, लिखो जो लिखे जो पहले वो ऐसे। चलिए ठीक है, लिख गया। अब बेटा इधर बात करिए, क्या बात करें, इसको पहले मिटा दें फिर बात करते हैं। मैं क्या करूं, यदि ओम के नियम का पालन कर रहा है तो इसमें v अनुक्रमानुपाती आई होगा। अगर v अनुक्रमानुपाती आई है मतलब इन दोनों में एक एक की घात है, मतलब अगर i 0 कर दे तो v 0, यानी विभवांतर यदि 0 है यानी दोनों जगह विभव सेम है। मैं बताया भी था, अगर एक चालक है दूसरा चालक है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है यहाँ पर भी 10 वोल्ट है तो इनके बीच कोई भी करंट नहीं बहेगा। अभी तक हम लोगों ने सवाल लगा रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, और वहाँ हमने खूब बात करी है इसके बारे में, आपने भी देखा था। अगर करंट तभी प्रवाहित होता है जब विभवांतर हो, अगर विभवांतर 0 तो करंट नहीं बहता, कुल मिला के विभवांतर 0 तो करंट नहीं बहता, यानी जो दोनों 0 0 से चालू है। बहुत अच्छा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये धारा है और ये वोल्ट के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूँ, ऐसे ग्राफ खींचूँ तो ये जो कोण है ये क्या व्यक्त करता है, तो हम लोग लिखें tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब, यानी ये v तो ये v, क्योंकि जो ये जो डायरेक्शन है और डायरेक्शन को समांतर शिफ्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे v यहाँ तो यहाँ भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी v अपान लंब बटे आधार, आधार हम लिख सकते हैं i, और अगर v अपान i कहीं पे लिखा है तो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं r। इसका मतलब हमें समझ में आई, पहली बात है नोट करके लिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात समझें। हाँ, इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि यदि v और i के बीच कहीं पर भी एक हमें सरल रेखा मिल जाए, उसका जो झुकाव है या हम उसका जो ढलान है ऐसा कहते हैं, वो किसको व्यक्त करती है, r को व्यक्त करती है। चलिए ठीक, जैसे कि एक सवाल ये था, यहाँ 45 अंश लिखा था, अब कहा था इस ग्राफ में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो r बराबर हमें सीधे लिख देना था tan थीटा यानी tan 45, और r बराबर tan 45 का मान 1 होता है, यानी इस ग्राफ का जो प्रतिरोध है वो 1, इस ग्राफ में जो प्रतिरोध दिखाया गया वो 1 ओम है, जबकि i और v की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे कहने का मतलब ये है। लेकिन थीटा किसके बीच है, थीटा i के साथ है, थीटा i के साथ है, तब की बात है मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक। अब मुझे एक बात दूसरी और बताओ कि अगर थीटा पता है तो मतलब हम म्यू यहाँ पर r बराबर tan थीटा रखेंगे, और थीटा अगर हमें पता है तो हम r निकाल लेंगे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी बात, a b लिख लिया जाए, p नंबर। यदि मैं थीटा बढ़ा दूँ, कहने का मतलब ऐसे खींच दूँ, ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, मालिक लोगों थीटा बढ़ा दूँ, अगर थीटा बढ़ा दूँ तो थीटा किसको व्यक्त कर रहा था, ये जो ढाल है ये किसको व्यक्त कर रही है, थीटा बढ़ा दे तो tan थीटा का मान बढ़ जाएगा। अरे बोले यार, tan 0 का मान 0 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है, तो अगर मैं थीटा बढ़ाऊँ मतलब 0 से लेके 90 तक जाऊँ तो प्रतिरोध तो बढ़ता चला गया ना ऐसे, और प्रतिरोध बढ़ के अनंत हो गया, ये तो मतलब है, क्योंकि वैल्यू अनंत हो गई। इसका मतलब अगर मैं थीटा बढ़ाऊँ तो प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात क्लियर हो गई। और ये कैसे परिपथ होते हैं, धात्विक परिपथ होते हैं। और धात्विक परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसी का उल्टा पढ़ो, यदि प्रतिरोध बढ़ जाए इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यदि ऐसे करके ग्राफ दिया है, मैं कह दूँ ये T1 है ये T2 है, एनडीएम पिछले साल पूछा था बच्चों, अब पूछा था बताइए इसमें सही संबंध क्या है। ऑप्शन दिए थे T1 छोटा है T2 बड़ा है, T1 बड़ा है T2 छोटा है, T1 बराबर T2, या उसने लिखा था V और I के बीच ताप को ग्राफ पर निर्भर ही नहीं करते, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना था कि जिसका कोण बड़ा है उसका प्रतिरोध बड़ा है, और जिसका प्रतिरोध बढ़ा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि अगर ताप बढ़ा दिया तो तभी प्रतिरोध बढ़ता है।
तो ये आपको दूसरे नंबर पे लिख लेना। लेकिन कोण किसके साथ हो ये ज़रूर ध्यान देना। ठीक, दूसरा नंबर आप लिखते फिर से वही आई है और ये आपका वी है, और मैं ऐसे करके कर दूँ और थीटा ले लूँ इस बार वी के साथ। इस बार थीटा है वी के साथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग सूत्र लगाएं तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। मतलब ये लंब है और ये आधार है। लंब मतलब ये लंब है मतलब आई अपान वी, और ये सूत्र होता है 1/r। अब देखो यहाँ पर अगर थीटा वी के साथ है तो उस समय पर जो tan थीटा यानी r बराबर लिखना 1/tan थीटा, यानी r बराबर काट थीटा लिखना। और अगर थीटा आई के साथ है तो r बराबर tan थीटा। अब जो यहाँ निष्कर्ष निकल रहे थे उन्हीं का सब उल्टा इधर निकले। मैंने यहाँ क्या कहा था, यदि थीटा बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, लेकिन इस बार व्युत्क्रमानुपाती है तो प्रतिरोध घट जाएगा। अगर प्रतिरोध घट रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी घट रहा है। अब फिर से अपने वही सूत्र होते दोनों इधर से, ये थीटा 1 ये थीटा 2 बड़ा है। अब मैं कह दूँ T1 T2, बताइए किसका टेम्परेचर कम, तो आप बता दें जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो इसमें से थीटा 2 मतलब T2 कम है T1 ज़्यादा है। ऐसे करके आपको बोलना था बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए नोट करके लिखें। चलिए लिख लिया बेटा। चलिए तीसरी बात और सुनिए। तीसरी बात क्या है कि अगर आई और वी के बीच ग्राफ बनाए ऐसे करके, ग्राफ ऐसे बढ़ाते चले जाए, इसका क्या मतलब है कि जो आई है और वी के जो मान है उनको बढ़ा रहे हो। आई और वी के जो मान है उनको बढ़ा रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा विभवांतर लगाओगे उतना करंट, और विभवांतर लगाएं और करंट, और विभवांतर लगाएं और करंट। लेकिन जब करंट ज़्यादा बहेगा और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज़ी से गति करने लगेंगे, तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉनों से उनसे बहुत तेज़ी से जा के टकराएंगे तो अपनी कुछ ऊर्जा इनको देने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है यानी ये पूरा जो चालक है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ गया तो ये अनुक्रमानुपाती ना रहे। तो इसमें क्या होगा उस टाइम पर जो हम लोग देखें तो ये ऐसे 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 बढ़ता है, बढ़ाते फिर ऐसे चलने लगता है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? ऐसे ही ये अगर मैं इधर खींचता हूँ तो ये ऐसे 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 करके ऐसे चलने लगता है। यानी ओमी परिपथ कब तक सत्य है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक सरल रेखा मिली, इसके बाद असत्य है। मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि ओमी परिपथों में या ओमी परिपथ, कोई भी परिपथ ओमी परिपथ तभी तक रहता है जब तक बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर कम रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो जो ओमी परिपथ होते हैं वो अनोमी परिपथ में बदलने लगते हैं। ये दूसरे पॉइंट पे लिखना था। डालो बेटा दूसरा, और ये जो अभी मैंने बोला बैक करके दोबारा सुनना, फिर से लिखना। आया? ठीक है, और बातें लिखो। हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हो आप कि जो ओमी परिपथ होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये तो बात पहले से भी हमें पता था, लिखना ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी अंतर पूछ लिया करता है। तो जो ओमी परिपथ होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं, जो अनोमी होते हैं वो चाइल्ड्स एक नियम है उस नियम का पालन करते हैं। चलिए ठीक है, हेडिंग डालें अनोमी परिपथ। अनओमी परिपथ, इसमें लिख लें ऐसे परिपथ जिनमें बहने वाली धारा आई विभवांतर के समानुपाती नहीं होती, अनओमी परिपथ कहलाते हैं।
या ऐसा भी लिख सकते हो कि अर्थात जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। चलिए ठीक है, जैसे करके कुछ इसके भी उदाहरण लिख लो, लिखते जाओ बच्चों। अच्छे बच्चे कैसे, जैसे आप लिख लो ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, वैद्युत अपघट्ट, अनोमी परिपथ के उदाहरण हैं। लिख लिया बेटा, ट्रांजिस्टर लिख लो, अर्धचालक लिख लो, वैद्युत अपघट्ट लिख लो। इनके बीच जो ग्राफ है, यानी नोट करके जो लिखना था, तो ग्राफ बना लो बेटा। या अगर इसको मैं वी कर दूँ, नोट करके लिखना, नोट नंबर 1, यहाँ इसको आई कर लो, तो इसमें भी किसी तरह का भी ग्राफ बन सकता है, जैसे ऐसे करके ऐसे बन सकता है, और जैसे कि और हम लोग बना सकते हैं कुछ ऐसे करके ऐसे भी बन सकता है। अनोमी परिपथ यानी सरल रेखा के अतिरिक्त आप कुछ भी बना सकते हो, ये अनोमी परिपथ है। ठीक, हम ऐसे करके ऐसे भी बना लें, कैसे करके कैसे, ऐसे करके ऐसे बना लें, ये ऐसे गया ऐसे गया। चलिए ठीक, ये वी और आई, ये सब अनोमी परिपथ के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, अनोमी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। कैसा प्रतिरोध? गत्यात्मक प्रतिरोध, डायमेंशनिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। अब ये निकालते कैसे? मान लीजिए हमें ये चाहिए, यहाँ इस पॉइंट का प्रतिरोध चाहिए, तो इसमें इस पर से रेखा खींचो, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या विभवांतर, क्या अंतर चल रहा है। ये मान लो V1 है और ये V2 है, ये मान लो I1 है, ये I2 है, तो इसका जो गत्यात्मक प्रतिरोध हम लोग लिखा करते हैं V2 माइनस V1 बटे I2 माइनस I1, गत्यात्मक प्रतिरोध का सूत्र लिख लेंगे। ये ऐसे ऐसे करके चित्र में खींच रहे हैं। अगला, ये जो परिपथ होते हैं ये चाइल्ड्स नियम का पालन करते हैं। वो परिपथ किस नियम का पालन कर रहे थे? ओमी नियम का पालन कर रहे थे, यानी ओम के नियम का पालन कर रहे थे। ये चाइल्ड्स के नियम का पालन करते हैं। अब मान लो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा इन बिंदुओं के बीच धारा, विभवांतर था, इधर धारा का अंतर है, धारा के अंतर का जो अनुपात है उसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ये एक ओमी और अनोमी परिपथ, कभी कभी अंतर भी एक आध पूछ लेता है, तो आप लोगों को बताना है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे, आज इतना ही आप लोग कंप्लीट कर लो, बाकी कल देखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊष्मा क्या है, और अन्य तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिट निकालना है, मतलब विद्युत क्षय, वैद्युत ऊर्जा का जो क्षय है उसको निकाला जाए। इन सब चीज़ों को छोटी छोटी जो इस चैप्टर में हेडिंग बची हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इजाज़त हो तो चलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।